ऐसे ही एक रोज, अरे इशिता बहू, हमें कल ही जाकर पड़ोस की शर्मिला के लिए कोई तोहफा खरीदना होगा। लेकिन क्यों माँ जी, उनका जन्मदिन है क्या? हाँ बहू, 50वां जन्मदिन है उसका। वो मेरी महंगी साड़ियाँ देखकर हमेशा उसकी बहुत तारीफ करती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जिस शोरूम से मैं साड़ियाँ लेती हूँ वही जाकर उसके लिए भी 2 से 3 साड़ियाँ खरीद लूं। तुम क्या कहती हो? जी बिल्कुल माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ। अरे नहीं, अरे ये तो चंपा की आवाज है माँ जी। हाँ बहू, और वो ऊपर स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। चलिए माँ जी, हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। फिर वो दोनों जब ऊपर पहुंचती हैं, तभी चंपा को बेहोश देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर बाद में, आई ला, आप दोनों ऐसे काहे को खड़े हो मैडम? क्या तुम भी चंपा? अरे तुम तो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी ना, फिर अचानक से ऐसे चिल्ला क्यों पड़े तुम? और फिर जब हम दोनों ऊपर पहुंचे तब तुम वहां पर बेहोश पड़ी थी, और इसीलिए हम तुम्हें मेरे कमरे में लेकर आ गए और तुम पर हमने पानी छिड़का और तब जाकर तुम फिर से होश में आई हो। बताओ चंपा, क्यों चिल्लाई थी तुम? आखिर क्या हुआ था? तुम्हारा बदन भी पूरा दब चुका है और पसीने भी छूट रहे हैं तुम्हें। अरे मैडम, वो मैं, अरे क्या तू भी चंपा, ये मैंने करने में ही सारा दिन बिता देगी क्या? अब आगे भी कुछ बोल। वो मैंने आज स्टोर रूम के बाहर एक आदमी को देखा। वो आदमी, और उस आदमी ने कुर्ता पहना था और वो मेरी तरफ मुंह करके खड़ा था, और वो उसी बंद कमरे के बाहर खड़ा था जो आप लोग हमेशा बंद रखते हैं। ईशिता मैडम, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है। मेरे को बचा लो बाबा। मेरे को पूरा शक है कि वो एक भूतिश था और आपके घर में भूत रहता है मैडम। वो बुढ़ा तिवारी काका बराबर बोल रहा था। माना कि वो बेवड़ा है, लेकिन ये बात उसने एकदम बराबर ही बोली थी। क्या लगता है तू भी उस तिवारी की तरह पागल हो गई है, और कुछ नहीं। अरे दिन में ये सस्ते नशे करना बंद कर दे चंपा। अरे नहीं मैडम, मैंने कोई सस्ते नशे नहीं किए हैं। मेरे को सच में एक आदमी दिखा था और ये बात मेरे को अच्छी तरह से याद है। लेकिन चंपा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हारा वहम हो। नहीं मैडम, वो मेरा कोई वहम नहीं था। ये सब कुछ सच में ही हुआ है, और मैं झूठ काहे को बोलेगी। अब आप ही सोचो ना, अब मैं इस भूतिया घर में काम नहीं करेगी। बस बहुत हो गया बाबा। मेरे को पैसे से बढ़कर मेरी जान है, और जान है तो जहान है रे बाबा। चलो, मैं निकलती है। अरे अरे चंपा, अरे तू बोरा गई है क्या चंपा? ये क्या पागलपंती कर रही है तू? जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। जरा मेरी बात तो सुन। नहीं रे बाबा, मैं तो भाग रही है। मेरे को बख्श दो मैडम, किसी और की बलि चढ़ाओ, पर मेरी नहीं। डर के मारे चंपा वहां से भाग जाती है। हे भगवान, ये चंपा तो भाग गई माँ जी। पता नहीं हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। खामखा उस बेचारे बंद कमरे को डरावना बनाकर रख दिया है, और कुछ नहीं। जाने दो, वो गई तो मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। काम वालियों की कोई कमी है क्या? अब चंपा की ये बातें सुनकर अब इशिता उस बंद कमरे के बारे में और भी सोचने लगती है। वहां आकर सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, और वो है उस बंद कमरे का भूतिया होना। उस दिन तिवारी काका ने भी कहा था कि उन्हें वहां की खिड़की खुली दिखी और वहां पर एक आदमी भी खड़ा था, और आज चंपा ने भी कमरे के बाहर एक आदमी को देखा, जबकि वो कमरा हमेशा बंद ही रहता है। फिर मुझे भी अक्सर रातों में कितनी आवाजें आती हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तुम क्या बातें कर रही हो इशिता? वो भी ऐसे अकेले अकेले? अरे क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दरअसल पार्थ वो, नहीं, मैं पार्थ को ये सब नहीं बताऊंगी।
उसे ऑलरेडी काम का कितना टेंशन रहता है, और वो तो ये सब सुनकर यही कहेगा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे ईशिता, फोटो पर फेविकॉल लगा लिया है क्या? अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही चुप रहने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं है पार्थ, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी और अभी आराम करने ही जा रही थी कि उतने में तुम आ गए। अच्छा, तो अभी तक कोई नई काम वाली मिली नहीं क्या? नहीं ना, शायद 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। काम वाली के ना होने के कारण सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और उसकी वजह से तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ओह गॉड, तो जल्दी जल्दी ढूंढ लो ना काम वाली। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कोई बात नहीं पार्थ, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर नई काम वाली के आने पर मेरे फिर से आराम वाले दिन लौट आएंगे। और वैसे भी मुझे आराम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो। हाँ ईशिता, वो तो है। फिर अगले दिन जब ईशिता पड़ोस की सहेली मेघना से मिलती है तभी, अरे ईशिता, मुझे तुझे एक और बात बतानी है। कल रात को मैं देर तक जाग रही थी और तभी मैंने तेरे घर के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे की लाइट चालू देखी। इसीलिए पूछ रही हूँ, तेरे घर पर कोई मेहमान आया है क्या? अरे नहीं तो मेघा, और उस कमरे की लाइट कैसे चालू रह सकती है? वहां पर तो कोई रहता भी नहीं और हमारे घर तो कोई मेहमान भी नहीं आया है, तो फिर वहां की लाइट कैसे चालू रह सकती है? अरे मैंने अपने खुली आंखों से देखा है बहन, उस कमरे की लाइट जल रही थी और शायद मैंने दूर से ठीक से नहीं देखा, पर अंदर कोई एक आदमी भी था, इसीलिए मुझे लगा कि कोई मेहमान वगैरह आया होगा। अब तूने तो मुझे कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो कमरा बस मेहमानों के लिए ही रखा गया है, इसीलिए पूछा मैंने। बाप रे! अरे क्या हुआ ईशिता, तू इतनी घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं मेघा, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बाद में, अरे ईशिता बहू, चल, हमें बाजार से सामान खरीदने जाना है। सब्जियां और कुछ पदार्थ भी लेने हैं जो मेरी रजनी को बहुत पसंद है। मतलब हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है? हाँ बहू, मेरी छोटी बहन रजनी आ रही है, वो भी 2 दिनों के लिए। अरे वाह माँ जी, ये तो वही बरेली वाली मौसी है ना, जिन्होंने मेरी शादी में बोली चुड़िया पर डांस किया था? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझी तू। मेरी और 4 बहनें हैं और उन सब में सबसे छोटी रजनी ही है। अच्छा, लेकिन माँ जी, अब जब हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है तो उनके लिए ऊपर का कमरा ठीक करना होगा ना, और अब हमारे घर पर चंपा भी नहीं है, तो वहां की सारी साफ सफाई मुझे ही करनी होगी। चलिए, मुझे उस कमरे की चाबी दीजिए, फिर मैं उस कमरे को एकदम चमका दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुझे उस कमरे की चाबी बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन क्यों माँ जी? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि उस कमरे में मेहमान आकर रहते हैं, और अब तो हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है, तो वो 2 दिनों के लिए कहाँ पर रहेगी? वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। आपके कमरे में? लेकिन आपके कमरे में आपके साथ तो पापा जी सोते हैं ना, तो फिर मौसी जी वहां पर कैसे सो सकती है? अरे तेरे पापा जी अगले 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, गांव में उनका कोई काम है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, अब चल, ढेर सारी तैयारियां करनी है, और हमारे घर पर तो अब कोई काम वाली भी नहीं है, इसीलिए सारे काम हमें ही करने होंगे। अब मेरी बहन इतने सालों बाद मेरे घर पर रहने आ रही है, तो उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप एकदम बेफिक्र रहिए माँ जी, रजनी मौसी की खातिरदारी एकदम अच्छे से होगी, और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। चलो अच्छी बात है। माँ जी ने तो मुझे इस कमरे की चाबी ही नहीं दी, लेकिन अगर वो चाबी मुझे मिल जाती तो मैं पता लगा ही लेती। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मुझे सच का भी पता लगाना है, और अब तो मेरे मन में उस बंद कमरे को लेकर शक और बढ़ रहा है। क्या वाकई में उस कमरे में कोई भूत रहता होगा? फिर 1 हफ्ते के बाद अचानक से
ईशिता को रात के समय रसोई में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हे भगवान, ये आवाज तो रसोई में से आ रही है। पता नहीं माँ जी या पापा जी इतनी रात गए रसोई में क्या कर रहे होंगे, लेकिन मेरे होते हुए वो कोई काम कैसे कर सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ वहां पर। फिर ईशिता रसोई की तरफ जाने लगती है तो वो वहां से किसी को बाहर निकलकर अंधेरे में ही गायब होते हुए देखती है और ये डरावना दृश्य देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। कौन था? वहां पर कोई था जो अभी अभी रसोई से निकला था। ये क्या? ये दूध का पतीला तो मैंने फ्रिज में रखा था, तो ये बाहर किसने रखा? फिर अगली सुबह, क्या रात में दूध का पतीला बाहर ही था? हाँ पार्थ, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सोने से पहले उस पतीले को फ्रिज में रखा था। हर रात में दूध को फ्रिज में ही रखकर सोती हूँ। भूल कर भी मैं ये गलती कभी नहीं कर सकती। और मैंने कल रात को रसोई में से किसी को बाहर निकलते हुए देखा, और वो जो कोई भी था वो अंधेरे में गायब हो गया। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो मैं ही था। क्या? हाँ बहू, मुझे रात में एसिडिटी हो रही थी, इसलिए मैंने ठंडा दूध पी लिया। पर तुमने मुझे ही देखा होगा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे ना? हाँ पापा जी, करीबन 1:30 ही बज रहे थे। हाँ, तो वो मैं ही था। वो बुढ़ा तिवारी और उस चंपा की बातें सुन सुनकर तू भी एकदम बोराने लगी है। अरे तू तो उन लोगों की तरह अनपढ़ गवार बिल्कुल नहीं है, और इतनी समझदार होकर भी इन सब फालतू बातों के बारे में सोचकर तू इतना क्यों परेशान हो रही है? ना जाने तेरा क्या होगा। सबके बार बार समझाने पर भी ईशिता को किसी पर यकीन ही नहीं होता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। मुझे तो अब पूरा शक हो रहा है कि मेरे ससुराल में एक भूत रहता है। पता नहीं तेरा क्या होगा ईशिता। अरे जब प्रमोद भाई साहब ने तुझे कह दिया है कि रात के समय ठंडा दूध पीने के लिए वही उठे थे, तो तू और शक क्यों किए जा रही है? इस विषय को यहीं पर खत्म कर देना और इस बात को निकाल दे अपने दिमाग से। जहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए वहां पर इतना ध्यान क्यों देती है तू? बेवकूफ कहीं की। पर मैं सच कह रही हूँ माँ, आप तो मेरा विश्वास कीजिए। उस बंद कमरे के पीछे कुछ तो है, एक ऐसा राज जो वो लोग हम सबसे छुपा रहे हैं। अपनी ये बकवास बंद कर दे ईशिता, वरना मैं तुझे फोन में घुसकर मारूंगी। हे भगवान, मैं भी ना, डर के मारे मैंने जो बात माँ को नहीं बतानी थी वो भी बता दी। कोई मुझे समझता ही नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेली ही क्यों ना करूं, लेकिन मुझे सच तक पहुंचना ही होगा। अब रात के समय ईशिता सो ही नहीं पाती और उसे हर वक्त बस डर ही लगने लगता है। अरे क्या हुआ है ईशिता? रात के 2 बज रहे हैं और तुम हो कि अब भी बस करवटें ही बदल रही हो। अरे सो जाओ ना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ पार्थ, मैं सो जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे तो घर पर ही रहना होता है, तो मैं दिन भर कभी भी आराम कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें तो काम पर जाना होता है ना, इसीलिए तुम सो जाओ। तुम्हारी नींद पूरी होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ईशिता, मैं सो जाता हूँ, लेकिन तुम भी टाइम से सो जाओ। ज्यादा मत सोचो। गुड नाइट। पर उस रात इतने सन्नाटे में भी ईशिता को वापस उस कमरे में से टीवी की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर से यही आवाज। नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ जी अपने कमरे में फोन पर सीरियल देख रही हो। मुझे तो इस वक्त सो ही जाना चाहिए, वरना इतना सोच सोच कर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। फिर अगले दिन जब ईशिता छत की सफाई करने जाती है, तभी चंपा के डर कर भागने के कारण मोहल्ले की सारी कामवालियां काम करने के लिए मना कर रही हैं। ना जाने ये सारे काम मुझे ही कब तक करने पड़ेंगे। और ये क्या? ये आवाजें तो रात में आती हैं, लेकिन आज तो ये आवाजें दिन में भी आ रही हैं। लेकिन आज हमारे घर पर तो कोई भी नहीं है, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? फिर जब ईशिता घर के अंदर आती है,
तभी वो एक बूढ़े आदमी को रसोई से बाहर जाते हुए देखती है और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या? ये तो दादाजी हैं। मैंने इनकी फोटो देखी थी। अरे, ये कहाँ पर चले गए? अभी अभी तो यहीं पर थे ये। इशिता हर जगह देखती है, लेकिन वो उसे वापस दिखाई नहीं देते। डर के मारे अब इशिता की सांसें और भी तेज होने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में दादाजी का भूत घूम रहा है। नहीं। अब इशिता बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद गीतांजलि और प्रमोद भी घर आते हैं और वो इशिता को बेहोश देखकर हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। अमित ने ऐसे कैसे सारे प्रोड्यूसर्स को कह दिया कि वो मेरे साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा। अम्मा, वो तो मुझसे मिला भी नहीं है, ना हमारी कोई बातचीत हुई है, और इस बात को 1 हफ्ता होने आया है। हे भगवान, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अमित ने आखिरकार अपने परिवार को ही चुना। उसने अपने परिवार वालों का सुनकर तेरे साथ फिल्में ना करने का फैसला लिया है। नहीं माँ, वो मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं उसकी बेटी हूँ, हमारी शादी हुई है। रेखा, रेखा रुक जा बेटा, कहाँ जा रही है? रेखा। रेखा रोते रोते बाहर चली जाती है। भगवान जी, बस मेरी बेटी के जीवन में फिर से दुखों के काले बादल न गरज पड़े। उसने बचपन से बहुत दुख झेला है, उसे और दुख मत दीजिए। रेखा अमित तक अलग अलग जरियों से पहुंचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो असफल रहती है। अमित, तुम कहाँ चले गए हो? लौट आओ मेरे पास अमित, प्लीज अमित। वही दूसरी तरफ अमित को भी रेखा की बहुत याद आती है, लेकिन वो एक पति, पिता और बेटे होने की जिम्मेदारियों में बनकर रह जाता है। खाना खा लो अमित, ठंडा हो रहा है। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। नहीं जया, मुझे एसिडिटी हो गई है, इसीलिए मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। गुड नाइट। पर अमित बिना खाए ही अपने कमरे में चला जाता है। और अब जया दिन रात अमित के इर्द गिर्द ही रहती है, जिस कारण वो चाहकर भी किसी तरह रेखा तक नहीं पहुंच पाता। ये जया तो दिन के 8 पहर मुझ पर नजर रखी हुई है। बेचारी रेखा, ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया होगा। दूर कहीं चांद निकला होगा, दूर कहीं समंदर ने सूरज को निगला होगा। रोज इस मौत का नजारा देखती हूँ मैं, रोज हजारों मौत फिर जीती हूँ मैं। ऐसे ही 1 महीने तक चलता है और फिर जया की तबीयत खराब होने के कारण वो घर पर आराम करने लगती है, जिसके बाद अमित अब बाहर बिना चिंता के जाने लगता है। अब ना तो जया किसी को मेरे साथ भेजेगी और ना ही कॉल करके मुझे परेशान करेगी, पर अब जाकर मैं रेखा से मिल पाऊंगा। फौरन अमित रेखा के घर पहुंचता है और उसे अपने घर आए हुए देखकर रेखा तुरंत उसके गले पड़कर रोने लगती है। तुम आ गए अमित, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। हाँ रेखा, रो मत और बस करो। ये लो, ये पानी पियो। फिर अमित रेखा को सारी बातें बताता है कि आखिर वो उससे दूर क्यों रहा। मुझे माफ कर दो रेखा, मैं तुमसे दूर रहा। तुम्हें लगा होगा कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है रेखा। रहने दो अमित, कोई बात नहीं, और प्लीज तुम माफी मत मांगो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी इन सब में कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जब तुम मेरे पास वापस आ गए हो तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। पिछले 1 महीने में हर दिन मौत के समान था मेरे लिए, लेकिन अब तुम्हारे आने से वो सारा दर्द एक पल में ही गायब हो चुका है। देखो रेखा,
मैं तुम्हें यहाँ पर एक जरूरी बात बताने आया हूँ। जरूरी बात? कहो ना अमित। अब से मैं तुमसे ज्यादातर दूर ही रहूंगा, क्योंकि काम, बच्चे और परिवार, इन सबको संभालते संभालते मैं तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे पाऊंगा और उससे तुम्हें बहुत दुख होगा। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। दूर रहोगे का क्या मतलब है? हम कोई दोस्त नहीं है अमित, मियाँ बीवी है। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो रेखा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हम तो बस कम मिला करेंगे और कुछ नहीं। पर अमित, अब मुझे निकलना होगा रेखा। स्टूडियो में मीटिंग के बाद घर पर जल्दी पहुंचना है। तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी लगे तो मेरे दोस्त को या ड्राइवर को बोल देना, लेकिन उनके अलावा किसी तक पहुंचने की कोई कोशिश मत करना, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। बाय। अमित, एक मिनट अमित, मेरी बात तो सुनते जाओ। अमित जल्दबाजी में वहां से चला जाता है और गाड़ी में जाते वक्त वो अपने आप से कहता है, मुझे माफ कर दो रेखा। तुमसे दूर रहना तो मुझे भी गवारा नहीं है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब अमित से दूर रहने के कारण रेखा बहुत उदास रहने लगती है, जिस कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अमित और रेखा के बीच काफी दूरियां बढ़ जाती है। फिर जनवरी 1980 में जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में गई होती है, तभी उसकी मांग में सिंदूर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वो देखो, रेखा की मांग में सिंदूर। कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली? अरे मुझे तो ये लगता है कि इसने अमिताभ बच्चन के साथ चुपके से शादी कर ली है। आखिर इन दोनों का प्यार किसी से छुपा है क्या? अमित के परिवार वाले भी रेखा को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर घर जाने के बाद खबरें आने लगती है कि रेखा की मांग में अमित के नाम का सिंदूर है और उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली है। अमित, रेखा की मांग में तुम्हारी नाम का सिंदूर है? क्या तुम दोनों ने सच में चुपके से शादी की है? क्या? ये कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो तुम जया? जो मन में आए बकती जा रही हो। आप लोगों ने कहा कि उसके साथ फिल्में मत करो, तो मैंने आपकी बात मान ली, और अब जब फिर से उसकी कोई नई खबर आई है तो आ गए मुझ पर बरसने। झूठ मत बोल अमित। उसके करीबी लोगों से और रिपोर्टर के द्वारा ये बात सामने आई है। अमित, सच को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते तुम? लेकिन बाबूजी, जब ये सब सच है ही नहीं तो मैं भला इसे स्वीकार क्यों करूं? बताइए आप। अरे अगर उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया है तो उसकी शादी किसी और के साथ हुई होगी ना। आज आके सब मुझे और उसे लेकर झूठी बातें बनाते रहते हैं। रेखा ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो सिंदूर इसीलिए लगाती है क्योंकि उसके गांव में कुंवारी लड़कियां भी सिंदूर लगा सकती हैं। मुझे तो सच कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो इन सब में फंसती जा रही हूँ। नहीं जया, अब तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बाबूजी और माँ के सामने वचन देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अमित, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी आंखों में अच्छाई और प्यार देखती हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में ना जाने क्यों मेरे मन को ये सारी बातें सच लगने लगी है। लेकिन अब तुम्हारे इस वचन को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम बाबूजी के बेटे हो और अपने वचन से कभी नहीं मुकरोगे। शुक्रिया अमित। इस तरह अमित वचन देकर जया को शांत कर देता है, लेकिन जया के दिमाग से अभी भी रेखा गई नहीं थी। कोई चाहे कितना भी कह ले, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए किस्सों के बाद ये साफ समझ आता है कि अमित और रेखा दोनों के बीच में प्यार हुआ, पर अब अमित माची और बाबूजी के दबाव में आकर और एक पिता होने के नाते अपने और रेखा के रिश्ते को भूल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे ये बात रेखा को भी ठीक से बतानी होगी,
तब जाकर ही वो भी चुप हो जाएगी और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। फिर एक रोज जब अमित बाबूजी और तेजी के साथ गांव गया होता है, तभी जया रेखा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है और उसका इनविटेशन लेटर देखकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। हाँ माँ, जया ने मुझे आज डिनर पर बुलाया है। लेकिन क्यों बेटा? अमित ने तो तुझे एक तरह से छोड़ ही दिया है। वो बस महीने में एक बार तुझसे बात करता है। फिर अब जया तुझे डिनर पर क्यों बुला रही है? पता नहीं अम्मा, लेकिन वो मुझ पर चिल्लाई तो। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं मैं? देख बेटा, तूने प्यार किया है तो डर क्यों रही है? तू अपनी तरफ से कभी गलत नहीं थी। तूने अमित के साथ रिश्ता बनाया है, लेकिन इस रिश्ते से तूने जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। तो तू घबरा क्यों रही है? जा बेटा, मिल ले जया से। पर अम्मा। देख बेटा, तू बुरा क्यों सोच रही है? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तुझसे प्यार से बात करे। आखिरकार तुम दोनों एक समय पर अच्छी सहेलियां थी। बहुत हिम्मत जुटाकर रेखा उस रात जया के पास जाती है। जया भी रेखा के साथ डिनर करती है और बहुत अच्छे से बात करती है। तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है जया। ये कलर भी कितने सुंदर लग रहे हैं। शुक्रिया रेखा। वैसे खाना अच्छा तो बना है ना? क्योंकि आज का खाना मैंने बनाया है। क्या बात है जया, सच में खाना बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन घर में इतने नौकर चाकर होने के बाद भी तुमने इतनी मेहनत क्यों ली? अब खास लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी सभी गांव गए हैं, तो इसीलिए मैं अकेली ही हूँ। फिर सोचा कि चलो रेखा और मेरे लिए कुछ खास बनाती हूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू जया। थैंक यू सो मच। सभी गांव गए हैं, इसका मतलब अमित भी गांव गया होगा। जया और रेखा के बीच ढेरों विषयों पर बातचीत होती है, सिवाय अमित के। फिर रेखा को घर के बाहर गेट तक छोड़ते समय, चलो रेखा, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ जया। वैसे रेखा, एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना जया। मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही वो मुझे छोड़ेंगे, क्योंकि उसने मुझे और अपने परिवार को ये वचन दिया है। जया की ये बातें सुनकर रेखा एकदम हैरान रह जाती है। वो अब पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी रातें बस रोने बिलखने में ही गुजरने लगती है। क्यों 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 क्यों? अगर मेरी किस्मत में फिर यही दर्द लिखा था, तो क्यों मिलवाया मुझे अपने अमित जी से? रेखा की ये हालत देखकर पुष्पावली की चिंता पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। रेखा, अभी तो बाहर आ जा बेटा। 3 दिन से तू अपने कमरे में ही बैठी है। आखिर कब तक यूं रोती रहेगी? जब तक अमित नहीं आ जाता। अम्मा, मुझे अमित चाहिए। मुझे उससे मिलना है अम्मा। कुछ तो करो ना, प्लीज अम्मा। मैं सांस भी लेती हूँ तो घुटन महसूस होती है। सब खत्म हो रहा है अम्मा। उससे पहले बचा लो हमारे रिश्ते को। अमित ने जया को वचन दिया है और वो समय के साथ मुझसे दूर होता जा रहा है, लेकिन मैं उसके बिना क्या करूंगी अम्मा? बस मेरी बच्ची बस। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रेखा ने अमित से प्यार करना नहीं छोड़ा। फिर अचानक से 1980 में यश चोपड़ा नाम के एक मशहूर डायरेक्टर ने रेखा से मुलाकात की और एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। क्या? हाँ रेखा, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आने वाली फिल्म सिलसिला के लिए तुम, अमित और जया एक साथ काम करो, क्योंकि ये कहानी तुम तीनों की ही जिंदगी पर होगी। ये आप क्या कह रहे हैं यश साहब? ये नामुमकिन है। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है और जया भी सिलसिला के लिए साफ इनकार कर देती है। लेकिन अमित के दिमाग में कुछ और ही था। इस फिल्म को बनना ही चाहिए और इसमें हम तीनों का ही होना बहुत जरूरी है। इससे दर्शकों के मन में रेखा और मेरे अफेयर के बारे में जो भी बात है, वो बात निकल जाएगी
क्योंकि अगर हमने इनकार कर दिया तो लोग तो यही समझेंगे कि इन्होंने जानबूझकर इनकार किया है। इसीलिए अब अमित खास तौर पर रेखा और जया को समझाता है और इस फिल्म को करने के लिए उन्हें मना लेता है। ठीक है अमित, मैं इस फिल्म को करने के लिए राजी हूँ, क्योंकि इस फिल्म के अंत में तुम अपने प्यार को छोड़कर मेरे पास यानी अपनी बीवी के पास ही आते हो, और यही बात मुझे इस फिल्म की पसंद आई। सिलसिला की शूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सेट पर हमेशा गर्मा गर्मी ही रहती है। जैसे तैसे फिल्म बन भी जाती है, लेकिन इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। ये फिल्म रेखा और अमित के साथ में आखिरी फिल्म थी। फिर एक दिन, रेखा तेरे लिए ये खत और गुलाब के फूल आए हैं, अमित ने भेजा है इसे। क्या? अमित ने मेरे लिए खत और फूल भेजे हैं? रेखा माफ करना, लेकिन ये मेरा तुम्हें आखिरी खत है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी भलाई के लिए हमारा अलग होना ही सही होगा। क्या? वो खत पढ़कर रेखा एकदम चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दीपिका अपने मायके चली आती है और अपनी माँ सुजाता को सारी सच्चाई बताती है। अब बहुत हो गया माँ, मैं वहां पर कभी नहीं जाऊंगी। हे भगवान! अरे दीपिका बेटा, ससुराल में तो ये सब छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। अगर तू इन्हें नजरअंदाज करेगी तभी तेरी ग्रह गृहस्थी बनी रहेगी। नहीं माँ, जब झगड़े छोटे मोटे थे तब मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब जो भी हुआ है ना वो कुछ ज्यादा ही हुआ है। किसी ने मुझे नहीं समझा, सबने एक पल में ही निधि की बात को सच मान लिया, जबकि निधि ने साफ साफ झूठ बोला था। क्या? हाँ माँ, असल में तो ये सब निधि ने मुझे कार्तिक से अलग करने के लिए किया है। बाप रे, मुझे निधि से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे भी माँ। अरे मुझे तो ये लगा था कि वो एक कॉलेज जाने वाली नादान लड़की है। आखिर किसे पता था कि वो इतनी बड़ी चाल चलेगी। मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा ही किया है, लेकिन किसी ने मेरे अच्छेपन को नहीं देखा, बस कमियां ही देखी। सुजाता अब दीपिका का काफी ख्याल रखने लगती है। ऐसे ही 4 से 5 दिन बीतते हैं। देख रहे हो ना तुम लोग, उसे गए हुए 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उस लड़की का एक फोन भी नहीं आया है। खुद की गलती होकर भी कितनी घमंड में बैठी हुई है वो। अरे माँ, खुद की गलती है इसीलिए वो चुपचाप चली गई यहाँ से, वरना सच्चे लोग हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए कितना लड़ते हैं। मैं तो उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जो भी किया है वो सब मेरे दिलो दिमाग से कभी नहीं जाएगा। फिर कार्तिक जब ऑफिस से घर लौटता है तभी, अरे दीपिका, कहाँ रह गई तुम? मेरी कॉफी लाओ ना। अरे दीपिका तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर भी उसका मैं नाम पुकार रहा हूँ। लेकिन उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। मेरी माँ से मुझे अलग करने वाली लड़की के साथ मैं कभी नहीं रहूंगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन कार्तिक और दीपिका की कोई बात नहीं होती। अरे क्या कहा तूने? ना ही उन्होंने कोई मैसेज किया है, ना ही कोई कॉल। ये जमाई सा सही नहीं कर रहे हैं। कम से कम उन्हें तुमसे बात तो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसी से सब ठीक हो जाएगा। जाने दो ना माँ, एक कार्तिक ही था उस घर में जो मुझे अच्छे से जानता था, लेकिन उसने भी उस दिन मुझे गलत समझा। उससे और मैं क्या ही उम्मीद रखूं? मैं भी उसे कोई फोन या मैसेज नहीं करने वाली। जाने दो। तूने सही कहा दीपिका, करना भी मत बात तू। अरे उन्हें अगर तेरी जरा भी कदर होगी ना तो वो तुझसे बात करने जरूर आएंगे। हाँ माँ, मैं 1 महीने तक इंतजार करूंगी, और अगर तब तक वो मेरे पास नहीं आया तो मैं उसे तलाक दे दूंगी, क्योंकि मैं किसी के लिए अपनी जिंदगी नहीं रोकने वाली। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला? जल्दी नहीं माँ, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है।
अब हमारा रिश्ता टूट चुका है और मैं बाकी लड़कियों की तरह रोती नहीं बैठूंगी। मुझे आगे बढ़ना है माँ, इसीलिए मैं 1 महीने तक ही रुकूंगी। और अगर किस्मत में मेरा और उसका वापस मिलना लिखा होगा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे, वरना मुझे इस रिश्ते को खत्म करना ही होगा। फिर एक दिन जब दीपिका और सुजाता दोनों एक मंदिर में जाते हैं, तभी वहां पर कांता भी होती है। अरे, मैंने कहा धक्का मारा तुम्हें? तुम ही मेरे रास्ते के बीच आई हो। पहले खुद का वजन कम करो और फिर मंदिर में आओ। मोटी कही की। क्या कहा? अपनी हैसियत में रहकर बात कर मुझसे। देखिए काकी, आप मेरी सास से इस तरह बात नहीं कर सकती, और मंदिर जैसी पवित्र जगह पर आप किसी के बारे में ऐसा कैसा बोल सकती हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे काय की सास रे, माँ बेटों में दरार डालने वाली थी तू, और अब यहाँ आकर मुझे ज्ञान के मोती बटोर रही है। चल दफा हो जाए यहाँ से। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है। क्यों रे दीपिका, तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अब फिर से अच्छी बनने का ढोंग करके हमारी जिंदगी में घुसना चाहती है क्या? तुमने जो किया है वो काफी नहीं है क्या? हाँ? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने वो लड्डू नहीं फेंके थे, आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। अरे कम से कम यहाँ पे तो झूठ मत बोल। भगवान से तो डर, नालायक कही की। देखिए समदन जी, आप ये भूल रही है कि यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, और आप मेरे ही सामने मेरी बेटी के बारे में ये सब नहीं बोल सकती। इसीलिए चुप रहिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी समदन हो। तुम लोगों के तो मुंह लगना ही बेकार है। जैसी माँ वैसी बेटी। इतना कहकर कांता वहां से चली जाती है। दीपिका बेटा, तू अपनी सास की बातों पर ध्यान दे ही मत। चल, हम भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ माँ, चलो। फिर कांता घर जाकर मंदिर में हुई दीपिका के मुलाकात के बारे में बताती है। तभी, क्या बात कर रही हो माँ? मैंने भी कल देखा था भाभी को, और वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी, और उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। अरे हम सब उनके बारे में यहाँ इतनी बातें करते हैं, लेकिन वो तो अपनी दुनिया में एकदम मस्त है। क्या वो एक लड़के के साथ घूम रही थी? हाँ भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें। देखा ना बेटा, वो पहले से ही तुझे हमसे अलग करने की फिराक में थी। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय रहते ही हमें उसकी असलियत का पता चल गया, वरना वो सच में तुझे हम सबसे छीन लेती बेटा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही दीपिका है जिसे मैंने इतना प्यार किया था। और माँ, मैं तो कह देती हूँ कि अब भैया को भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। उनकी दूसरी शादी करा दो माँ। हाँ निधि, तू बिल्कुल सही कह रही है। और मुन्ना, मैं भी तुझे यही सलाह दूंगी कि तू भी अब उसके बारे में सोचना बंद कर दे। अरे ये सब क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इतना कौन सा बड़ा झगड़ा हुआ है जिसके चलते सीधा मुन्ने की दूसरी शादी करा देनी चाहिए? गलत सलाह देने की बजाय उन दोनों में सुलह करवाने का सोचो। अब कैसी सुलह करनी है? एक बार तोड़ा हुआ भरोसा फिर से जीता नहीं जा सकता मनोहर जी। उस लड़की ने मेरे हाथ के बनाए हुए लड्डू फेंके हैं ताकि मुन्ना उसे ना खा पाए। अरे ऐसा भला कौन करता है? हाँ पापा, अरे इतना बुरा तो कोई दुश्मन भी नहीं होता। और भैया, आप सोच समझ कर फैसला लीजिए, लेकिन दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचिए। मैं तो आपको वही कहूंगी। ठीक है, मैं आपकी बातों के बारे में जरूर सोचूंगा। मेरा मकसद है इस घर में दूसरी भाभी लाना। इन लोगों को मैंने झूठ कहा है कि मैंने भाभी को एक लड़के के साथ देखा है, लेकिन इस झूठ से ही अब ऐसी आग लगेगी कि वो कभी बूझ नहीं पाएगी। और अब तो भैया दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचेंगे। वही दीपिका मायके में रहते हुए अपनी और कार्तिक की तस्वीरें देखकर भावुक हो जाती है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है कार्तिक। तुम भी मेरा हाथ छोड़ दोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। काश काश कि तुम मुझे समझ पाते कार्तिक कि मैं सच बोल रही हूँ।
तभी सुजाता वहां पर आती है। बेटा, तू उदास मत हो। जो नसीब में लिखा है वही होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तेरे नसीब में आगे सब अच्छा ही होगा। देखना तू। हाँ माँ, बस याद आ रही थी उसकी, इसीलिए आंखें थोड़ी नम हो गई। जानती हूँ बेटा, इतना आसान नहीं होता किसी को भुलाना। कमजोर पड़ना लाजमी है, लेकिन यही छोटी छोटी कोशिशें करके तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी बेटा। हाँ माँ, आपने सही कहा, शुक्रिया। फिर एक दिन जब कांता की तबीयत हल्की सी खराब हो जाती है, तभी निधि को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। अरे यार, सच में ये घर के काम तो दिमाग खराब करके रख देते हैं। आज मुझे भाभी की सच में बहुत कमी महसूस हो रही है। जब वो इस घर में होती थी तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, और जब से वह इस घर से चली गई है तब से मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, और आज तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ मनोहर और कांता को भी दीपिका की कमी खलने लगती है। कांता, आज तुम क्या खाओगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए जो तुम्हारा मन करे वो मुझे बता दो, मैं वही बनवाता हूँ निधि से। दाल खिचड़ी ही बनवा लीजिए उससे। पहले जब जब मैं बीमार पड़ती थी तब तब मुझे दीपिका गर्मा गर्म देसी घी वाली दाल खिचड़ी बना कर देती थी, और उस खिचड़ी के आगे सारी दवाइयाँ फीकी पड़ जाती थी, और उसके हाथ की बनी खिचड़ी खाकर मैं तो एकदम तंदुरुस्त हो जाती थी। बात तो एकदम सही कही तुमने। उसने हमेशा अपने बहुधर्म को अच्छी तरह से निभाया है, पर पता नहीं क्यों बाद में उसने ऐसा क्यों किया। खैर, जाने दीजिए, उसके बारे में कोई बात मत कीजिए, वरना मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। इधर ऑफिस में भी काम करते समय भी अब कार्तिक के दिमाग में दीपिका का ही ख्याल आता है। भला वो ऐसा कैसा कर सकती है मेरे साथ, मुझे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ घूमना? नहीं नहीं, मैं इस बात को अपने मन में दबा कर नहीं रख सकता। मैं दीपिका से मिलके इस बारे में जरूर बात करूंगा। फिर कार्तिक दीपिका को कॉल करके मिलने बुलाता है। तभी, कहो कार्तिक, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने कभी नहीं सोचा था दीपिका कि तुम इतने बेवफा निकलोगी। अरे मायके क्या चली गई, तुम तो सब कुछ भूल ही गई कि तुम्हारा एक पति भी है। ये तुम क्या बोल रहे हो कार्तिक? अब ज्यादा भोली मत बनो। मुझे निधि ने बताया है कि तुम किसी गैर मर्द के साथ खुशी से घूम फिर रही थी। अरे शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हें ये सब शोभा देता है क्या? हाँ? क्या? अरे तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? और ये निधि भी पागल हो गई है सच में। और कितना गिरेगी ये लड़की? देखो कार्तिक, मैं पिछले एक हफ्ते से कहीं बाहर गई भी नहीं हूँ, तो फिर मैं भला किसी लड़के के साथ कैसे घूमूंगी? निधि ने तुम्हें फिर से झूठ बोला है। अरे फिर वही बात, कुछ तो नया बोलो ना। घर छोड़ने से पहले भी तुमने मेरी बहन को ही गलत ठहराया था, और अब भी तुम उसी को झूठी बोल रही हो। वाह! हाँ, क्योंकि वो गलत है कार्तिक, और मैं सच बोल रही हूँ कि मैं किसी लड़के के साथ कहीं घूमने नहीं गई थी। और तुम होते कौन हो जो मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ दीपिका, इसीलिए ये हक है मेरा। तुम मुझे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ घूमोगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहूंगा? बस कार्तिक, बंद करो अपनी ये घटिया बातें। अरे मुझे तो ये लगा था कि तुमने मुझे यहाँ पर हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिमाग में इतना सारा गन भरा पड़ा है। देखो दीपिका, मेरी बहन ने ना तो तब झूठ बोला था और ना ही वो अब झूठ बोल रही है। चुप रहो कार्तिक, और अपनी बहन की तरफदारी मत करो। पहली बार भी तुम उसी की बातों में आ गए थे, और आज तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे कि वो हम दोनों को अलग करने के लिए ये सब कर रही है? और मुझे तो अब पूरा विश्वास भी हो गया है कि वो लड्डू भी उसी ने फेंके होंगे। बस करो दीपिका, मैं अपनी बहन के खिलाफ ये सब नहीं सुनने वाला, समझ गई ना? हाँ तो तुम भी बस करो कार्तिक।
मैं भी अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाली। अरे मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जो कोई आएगा मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा और मैं भी पागल की तरह उसे सुनती जाऊंगी। अब और नहीं कार्तिक, अब मुझे इस रिश्ते से आजाद होना है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए कार्तिक। क्या क्या कहा तुमने? तलाक? हाँ कार्तिक, सही सुना तुमने। मुझे ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है जो अपनी बीवी को समझने के बजाय अंधों की तरह अपने परिवार वालों पर विश्वास करता है। इसीलिए मुझे तलाक चाहिए। ठीक है दीपिका, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों भी गुस्सा होकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।